वो कहते कुछ और हैं। वोट लेने के लिए हमारे महापुरुषों का नाम लेते हैं। अब वोट लेने के बाद उनको महापुरुषों को हमारे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर संविधान और लोकतंत्र नहीं दिया होता, या महापुरुषों ने संघर्ष करके हमको एक रास्ता नहीं दिया होता, तो आज भी हम गुलामी और दास्ता की ज़िंदगी जी रहे होते। कि गरीब पर सत्ता करना सरल होता है और गरीब बनाना ही इनकी ज़रूरत है। आप गरीब होंगे तो 5 किलो अन्न के लिए टलेंगे, गरीब होंगे तो कॉलोनी के लिए टलेंगे। और आपके सामने कि हम शोध रहे हैं, तभी तो हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो। तो इसका जवाब योगी जी को देना चाहिए, जवाब से तो नहीं भागना चाहिए। इसलिए अब आपके पास लोकतंत्र में एक ताकत है, वो वोट का अधिकार। उसका आप अपने भाग्य के लिए, अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल करें। सभी साथियों को जय भीम जोहार। मैं हूँ विवेक राणा। हमारे साथ हैं मेजा विधानसभा प्रयागराज में, जो कि मेजा विधानसभा है, वहाँ के विधायक जी हैं हमारे साथ, संदीप पटेल जी। सर, आपका बहुजन 85 चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम बात करेंगे आपकी ही विधानसभा में अभी आपने स्मृति द्वार लगाए, जिसमें तमाम बहुजन महापुरुषों के जिन्होंने देश के मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ी, उनके स्मृति द्वार बनाने का काम किया। लेकिन कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने वहाँ पर उसका विरोध किया। तो सर, आज अमृत महोत्सव मनाया गया, 75वां अमृत महोत्सव, लेकिन बहुजन महापुरुषों को, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, तमाम बहुजन महापुरुष, उनका विरोध आज के वर्तमान में इतना ज्यादा विरोध क्यों? इसी आज़ाद भारत के इतिहास में आप लोग भी जानते होंगे, लोकतंत्र इतना ताकतवर होने के बावजूद भी, संविधान होने के बावजूद भी, उत्तर प्रदेश में हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे और जब उनको दूसरे लोगों की सरकार बनी, तो उन्होंने कैसा व्यवहार किया। चाहे वो गंगा जल से कुर्सी धोने का सवाल हो, चाहे उनके ऊपर आरोप लगाने का सवाल हो, वो मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। वो कहने के लिए, उनके कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। वो कहते कुछ और हैं। वोट लेने के लिए हमारे महापुरुषों का नाम लेते हैं। अब वोट लेने के बाद उनको महापुरुषों को हमारे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर संविधान और लोकतंत्र नहीं दिया होता, या महापुरुषों ने संघर्ष करके हमको एक रास्ता नहीं दिया होता, तो आज भी हम गुलामी और दास्ता की ज़िंदगी जी रहे होते। और उसी तरफ ही हमको पुनः ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमारे इतिहास पुरुष को कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। जी, तो आपकी विधानसभा में इतना बवाल क्यों? विधानसभा में ही नहीं, आज पूरे प्रदेश के अंदर, चूँकि धीरे धीरे हम लोगों ने भी ये महसूस किया कि, या ये सत्य भी है कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता, या जो अपने इतिहास को नहीं जानता, वो आगे किसी के पद चिन्हों पर नहीं चल सकता। और सही है कि जब अपने महापुरुषों के संघर्षों को हम लोग पढ़ते हैं और महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें अपने असली देवता के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और लगता है कि अगर ये नहीं होते, तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे हालात बहुत ख़राब होते। और लोकतंत्र में, चाहे जिस दल में, चाहे जिस पार्टी में, अगर आज गरीबों को लड़ने का और जीतने का मौका मिला, आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर लोकतंत्र नहीं होता, वोट का अधिकार नहीं होता, तो जो वोट दे नहीं सकते थे, वो कभी वोट ले करके लोकतंत्र में नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन ये जो हमारे महापुरुषों ने दिया, और ख़ासतौर से मेजा विधानसभा में एक कथित मानसिकता थी, लोगों के दिमाग में एक भ्रम था, और लोग उसी भ्रम के आधार पर, जो गरीब थे, पिछड़े थे, दलित थे, जो हजारों हजार की संख्या में लाखों वोट दे करके अपने निजी सवालों पर, निजी ज़रूरतों पर, जैसे 5 किलो गेहूं का सवाल आता है, कॉलोनी का सवाल आता है, तो गांव वाला व्यक्ति ये महसूस करता है कि अगर ये रहेगा तभी हमारा पेट पर्दा चलेगा। लेकिन अगर वो पढ़ लिख लेगा, सस्ती शिक्षा होगी, पढ़ लिख लेगा, तो निश्चित रूप से राजनीति की बात करेगा और ताकत की बात करेगा और सवाल खड़ा करेगा। सवाल ना खड़ा करे, इसलिए इस तरह के अन्याय और इस तरह की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। सर, बेरोजगारी को लेकर काफी देखा जा रहा है कि बेरोजगार युवा अब यूनिवर्सिटियों से बेरोजगार निकल रहे हैं। अब जब मनरेगा के रोजगार को रोजगार मानते हैं, वो ठेके पर जो दी हुई नौकरी है, अगर उसको रोजगार मानते हैं, और अगर अभी हम लोग विधानसभा में थे, हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जब सवाल पूरे विधानसभा में रोजगार पर उठाया गया, हमारे तमाम सदस्यों ने सवाल किया, तो विधानसभा में सरकार द्वारा जवाब आता है कि हमने मेला लगा करके प्लम्बर की नौकरी बांटी है, हमने मेला लगा करके ऐसी नौकरियां दी हैं जिन नौकरियों को रोजमर्रा की जिंदगी में नौकरी नहीं माना जाता, मजदूरी माना जाता है। तो ये तो आंकड़े देते हैं, मनरेगा को भी रोजगार मानते हैं, प्लम्बर को भी रोजगार मानते हैं। रोजगार मेला में जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया उसको ये रोजगार, कितने लोग रोजगार पे हैं, कितने लोग नहीं हैं, कितने लोग घर चले गए, ये आंकड़ा इनके पास नहीं है। ये मेला लगाए, वहाँ पर 50,000 आदमी आए, वो सब रोजगार से जोड़ दिए, ये इस तरह का इनका रोजगार है। तो आप सोच सकते हो। अच्छा, सीधी बात है, मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि गरीब पर सत्ता करना सरल होता है और गरीब बनाना ही इनकी ज़रूरत है। आप गरीब होंगे तो 5 किलो अन्न के लिए टलेंगे, गरीब होंगे तो कॉलोनी के लिए टलेंगे,
आपके पास रोजगार हो जाएगा और प्रतिदिन अगर आप महीने का 10,000, 15,000, 20,000 कमाएंगे तो अपने घर भी बना लेंगे, आने वाली पीढ़ी को पढ़ा भी लेंगे, जिसका इंतजाम ही नहीं होने देंगे। ये इंतजाम आपके लिए वो करेंगे कि आप उन पर निर्भर बने रहे, दास बनकर भूखे भजन होए गोपाला, ले ले अपन कंठी वाला। फिर क्या कहते हैं, लोगों ने तो इतना तक कहा कि खाली पेट भजन ही नहीं हो सकता है तो बाकी काम तो होना संभव ही नहीं है। वो किसी भी तरह से हमको आपको शिक्षित नहीं होने देंगे। साक्षर तो बना सकते हैं, शिक्षित नहीं बना सकते। अभी देखा गया कि विधानसभा में माननीय अखिलेश यादव जी ने सवाल योगी जी से किया कि बताइए हम शूद्र हैं कि नहीं, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई ऐसी बात उनसे नहीं कही और उनका भाव कहने का था सकारात्मक था। क्योंकि जब लगातार आप हमको उसी दृष्टि से देखोगे, आप उन्हीं व्यवस्था से हमको नवाजोगे जो आज से हजारों साल पुरानी व्यवस्था थी, तो कहीं ना कहीं उस सवाल को आपके सामने खड़ा तो करेंगे। आप अगर किसी जिम्मेदार व्यक्ति का, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जिस परिवार के लोगों को 4-4 उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला हो, जिसने प्रदेश के हर वर्गों को, आदरणीय नेताजी ने स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा का सम्मान बढ़ाया, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मोहन सिंह जी का सम्मान बढ़ाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी लोग थे, चाहे जिस जाति धर्म के लोग थे, सबको राजनीति में, लोकतंत्र में जगह दिया। तब भी आज की तारीख में उनके साथ वही व्यवहार, आज भी उनको उसी निगाह से देखा जा सकता है। तो स्वाभाविक बात है, सवाल तो है हमारा आपके सामने कि हम शूद्र हैं तभी तो आप हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो। तो इसका जवाब योगी जी को देना चाहिए, जवाब से तो नहीं भागना चाहिए। उन्होंने ऐसा कोई सवाल तो पूछा नहीं था, उन्होंने अब बहुत खुलेआम सवाल पूछा था, उन्होंने सदन के सामने पूछा, जिसको प्रदेश नहीं देश और दुनिया के लोगों ने देखा कि अखिलेश जी का ये सवाल है, तो सवाल का उत्तर तो आना चाहिए ना। अगर आपने कुर्सी धोई, आपने कमरे रंगवाए, आपने हमारी व्यवस्था को बदला, तो कहीं ना कहीं आपके मन में हमारे प्रति भावना है। तो मैंने सवाल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, उसका जवाब आना चाहिए। सर, एक बड़ा मामला देखा जाता है कि जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, चाहे बसपा रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, तमाम बहुजन समाज की पार्टियां बिहार में देख लीजिए, उन पार्टियों को टैग लाइन दे दी जाता है कि इन जातियों की पार्टी है। जैसे सपा की ही मामला लिया जाए तो कहा जाता है कि यादवों की पार्टी है। मुझे याद है कि जो समाज हमारा जातियों बटा है, आप उठाकर देख लो। अब आप अगर एक्चुअल सच्चाई की तरफ चलोगे, देश में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वर्ण की भी जातियां हैं, क्षत्रिय वर्ण की भी जातियां हैं, शूद्र वर्ण की भी जातियां, वैश्य वर्ण की भी जातियां हैं, लेकिन उनको वर्ण के रूप में संबोधित किया जाता है। लेकिन शूद्र वर्ण की जातियां किस वर्ण में आती हैं, आज तक चिन्हित ही नहीं हो पाया। तो लोग अपने आर्थिक आधार पर, कोई व्यक्ति किसी वर्ण में अपने को मान लेता है, कोई किसी वर्ण में मान लेता है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। अगर आप सच्चाई की तरफ जाएंगे तो उनका भी एक वर्ण है। हम कहते हैं अगर उनको भी अगर वर्ण की संज्ञा दी गई होती तो शायद आज जातियों में समाज नहीं बटा होता। और निश्चित रूप से अगर यहाँ मुट्ठी बन जाएगी तो ताकतवर हो जाएगा। मुट्ठी ना बनने पाए तो पहले लोगों ने जातियों के आधार पर समाज को बांटा, अब लोग दलों के आधार पर समाज को बांट रहे हैं। सच्चाई है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, आरएसएस का अगर कोई पुरजोर ताकत से विरोध कर सकता है तो समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश जी पर तमाम प्रयास किए लोगों ने, मुकदमे लगाने का, तमाम आरोप लगाने का, साबित नहीं कर पाए। आज खुलेआम मंचों से इस बात को कहते भी हैं। हम लोगों को फख्र होता है कि जिस नेता के साथ हम लोग काम करते हैं, जिस पार्टी में काम करते हैं, उससे अच्छी पार्टी, उससे अच्छा नेता आज देश की राजनीति में कोई नहीं। लेकिन अखिलेश जी अभी संदेश देता है कि उनको भी जेल में डाला जा सकता है। अब आपने तो आज देख लिया राहुल जी का, आपने देख लिया आजम साहब का, तो वो तो अदालतें चला रहे हैं। लोगों को डर लगता है सही बोलने में। आप लोगों को भी जेल में डाला जा सकता है। कुछ भी हो सकता है। राजनीति में ताकत में आपको ना आने देने के लिए मैंने आपसे पहले कहा, गरीब और अशिक्षित पर सत्ता करना सरल होता है। आप पढ़ोगे, रोजगार करोगे। आप सोचो कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान डबल इंजन की सरकार है, पहले हमारा डी ग्रुप का कर्मचारी जब नौकरी में जाता था तो रेलवे प्लेटफार्म पर 4th क्लास डी ग्रुप के कर्मचारी को 50,000 रुपये सैलरी मिलती थी प्लेटफार्म की सफाई के लिए। आज वो सफाई 5,000 में हो जा रही है। वो गरीब बनाने का प्रयास नहीं तो क्या है। आरक्षण एक ऐसा माध्यम था कि लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे थे शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ। इन्होंने आरक्षण को खत्म कर दिया। जहां इनकी मजबूरी है वहां एकल पद निकाल देते हैं। अब तो इन्होंने ये भी व्यवस्था लागू कर दिया कि आरक्षण के लोगों को बता देते हैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको इसमें नौकरी दिया जा सके। अब तो योग्यता भी उन्होंने अयोग्य के आधार पर उन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया। तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि जब इन्होंने बाबा साहब के संविधान का ही विरोध किया, समाजवाद शब्द इन्होंने खत्म कर दिया। समाजवाद कितना बड़ा संदेश देता है इस देश और दुनिया को। बिना समाजवाद के रामराज का क्या औचित्य है। आप किसी विशेष व्यक्ति के, किसी व्यक्तिगत इतिहास को अगर जिंदा करना चाहते हो और समाज के अन्य इतिहासों को खत्म करना चाहते हो तो मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। जी, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं,
उनके द्वारा सिर्फ रामचरितमानस के कुछ ही चौपाइयों का विरोध किया गया, लेकिन मीडिया का अगर देखेंगे आप वहां पर जाकर मीडिया ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि पूरे रामचरितमानस का या हिंदू धर्म के खिलाफ है। तो मीडिया का क्या रोल देखते हैं सर? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरे नेता का पूरा स्पष्ट बयान आ गया, इस पर अब हम लोगों को बहुत बहस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ बात कह दी है और सदन में भी बात उठ चुकी है। कई चैनलों से हमारे आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी उस बात को कह दिया है, तो बार बार उस बात को कहने से कोई फायदा नहीं है। चूंकि हमारा राष्ट्रीय कार्य सम्मेलन था, उसमें भी तमाम फैसले हो गए हैं कि हम तो सब धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन सत्य को सत्य कहा जाएगा और गलत को गलत कहा जाएगा। जी साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सर ने बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके समाज में उपयोगिता बहुत है और इस उपयोगिता को बनाए रखेंगे तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। आपके माध्यम से मैं आम लोगों से, गरीब किसान, गरीब परिवार के लोगों से मैं कहना भी चाहता हूँ कि अब आपको संगठित होने की ज़रूरत है, आपको शिक्षित होने की ज़रूरत है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको आगे ले जा सकता है। और हमारे महापुरुषों ने ये सपना देखा था कि राजनीतिक ताकत अगर आपके हाथों में रहेगी तो सारी बराबरियाँ, गैर बराबरियाँ खत्म होंगी। इसलिए अब आपके पास लोकतंत्र में एक ताकत है, वो वोट का अधिकार। उसका आप अपने भाग्य के लिए, अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल करें और देश की राजनीति में आदरणीय अखिलेश जी को मजबूत करें। यही आपका रास्ता है। साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब